सारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आज की महत्वपूर्ण घटनाओं के संदर्भ में और साथ ही साथ ऐतिहासिक घटनाओं के संदर्भ में चर्चा करेंगे और एक खुशखबरी भी आज आपको देंगे। सारे विद्यार्थियों, अभी तक जो लोग आपके साथी लोगों तक जहां तक मैसेज नहीं पहुंचा है, प्लीज शेयर कर दीजिए, उन सबको जोड़ लीजिए फटाफट तेजी से, ताकि हम सब लोग मिलकर के एक अच्छे कार्य में संलग्न रहें। सबसे पहले घटनाक्रम में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और वो है ऐतिहासिक घटनाओं की दृष्टि से। इतिहास में आज 2 नवंबर के दिन क्या हुआ है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, 2 नवंबर 1804 में क्या हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट। 2 नवंबर 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस के सम्राट के तौर पर ताजपोशी हुई। ताजपोशी एक बड़ा विषय है किसी राजा के लिए, किसी सम्राट के लिए। तो आज का दिन नेपोलियन बोनापार्ट के ताजपोशी का दिन था। दूसरी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है 1971 में संयुक्त अरब अमीरात ने ब्रिटेन से स्वतंत्र होने की घोषणा की। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ब्रिटेन से क्या हुआ, स्वतंत्र हो गया। 1911, ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है आपके लिए। 1911 में आज ही के दिन जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी, नाम याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी भारत आने वाले ब्रिटेन के पहले राजा रानी बने। यानी इतने समय तक इससे पहले कोई राजा रानी भारत नहीं आया था और उनके मुंबई आगमन की याद में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। ये जो समय आप देख रहे हो, दिस इज अ वेरी क्रूशियल टाइम ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। ये इस समय जो राजधानी परिवर्तन हुआ है, जो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन हुआ है। दिल्ली, ध्यान दीजिएगा, कलकत्ता से क्या हुआ है, दिल्ली राजधानी परिवर्तन हुआ है। और इस राजधानी परिवर्तन में जो है ये मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए आपके जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी, ध्यान रखिएगा। यही वो दिन था जब स्वागत समारोह में जो गीत है, जिसे हम अपने इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय गान मानते हैं, जन गण मन, ये इसी उद्देश्य से बनाया गया था। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, हे भारत के भाग्य विधाता। ये जनता, ये सब लोग आपके सामने खड़े हुए हैं। पूरी सीमाओं का, नदियों का सब विस्तार था इसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। सारे विद्यार्थियों, जिन्होंने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस बात से भी अवगत कराना चाहते हैं कि मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारे टेलीग्राम पर भी हमारा चैनल है और साथ में गूगल प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन है। वहाँ 2 एप्लीकेशन है, दोनों एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है और आने वाले समय में दोनों आपके लिए लाभदायक होने वाले हैं। तो प्लीज उसे डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ ज्वाइन और सब्सक्राइब कर लीजिए। तीसरी लास्ट आज की ऐतिहासिक घटना है 1999 में भारत में बीमा क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को मंजूरी मिली। निजी क्षेत्र को जो है इंश्योरेंस सेक्टर में, यानी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको मौका मिला। तो ये आज का था ऐतिहासिक घटनाक्रम जिसे आपने देखा है। आइए आज की पहली खबर की तरफ हम लोग चल रहे हैं। पहली खबर क्या है, गौर से देखिएगा। पहली खबर है हमारे एरो इंडिया 2023 का आयोजन 13 से 17 फरवरी तक बेंगलुरु में किया जाएगा। ऐसे प्रश्न बहुत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसका आयोजन कब और कहां होगा। तो एरो इंडिया का आयोजन कहां होगा, 13 से 17 फरवरी के बीच में होगा। ठीक है, बेंगलुरु में होगा। यानी जब एसएससी जीडी का एग्जाम खत्म होने वाला होगा, उससे एक दिन पहले से शुरू होगा, 13 तारीख से, और 17 फरवरी तक बेंगलुरु में किया जाएगा। एरो इंडिया भारत का सबसे बड़ा एयर शो है। ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है एरो इंडिया क्या है, भारत का सबसे बड़ा एयर शो है। यह आभासी प्रदर्शनियों की सुविधा भी प्रदान करेगा। एरो इंडिया 2023 में भारतीय और विदेशी दोनों प्रदर्शक आएंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस कार्यक्रम का आयोजन करेगा, यानी HAL इस कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यह 5 दिनों के लिए निर्धारित है। पिछले संस्करण में 35 से अधिक देशों की 500 से अधिक कंपनियों ने एयर शो में भाग लिया था। जो पिछला संस्करण था, पिछली बार
उस समय 500 से अधिक कंपनियां इन्वॉल्व हुई थी और 3500 से अधिक देशों की भूमिका थी इसमें। तो HAL इस कार्यक्रम को करवाने जा रहा है। कहाँ हो रहा है? बंगलुरु में हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। कौन सा है? ये है आपका एरो इंडिया 2023। और कब से कब हो रहा है? 13 से 17 फरवरी। तो ये ध्यान रखें, क्वेश्चन बनते हैं तो हमें अपना सही करना है और इससे हमें बेहतर तरीके से अंक बढ़ाने हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगली महत्वपूर्ण खबर है, दूसरी महत्वपूर्ण खबर। अमेरिकी संचार आयोग ने चीन के हुआवे और ZTE कंपनी, ध्यान दीजिएगा, अमेरिकी संचार आयोग ने क्या किया है? चीन के हुआवे और ZTE कंपनी द्वारा बनाए गए संचार उपकरणों की बिक्री और आयात पर पाबंदी लगाई है। यानी इन दोनों को बेचे जाने से, उनका खरीदा जाना, इन दोनों पर पाबंदी लगा दी है, तो पाबंदी लगाया है, प्रतिबद्ध किया है इसको। FCC ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कुछ चीन निर्मित वीडियो प्रणाली के इस्तेमाल पर अस्वीकार जोखिम करार देते हुए प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका में 5 सदस्यीय संघीय संचार आयोग ने, ध्यान दीजिएगा, नए नियमों पर सर्वसम्मति से मतदान किया। इसके तहत अमेरिका के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए सुरक्षा खतरा पैदा करने वाले कुछ तकनीकी उत्पादों के आयात और बिक्री को रोक दिया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर याद रखना है, आपको जो क्वेश्चन बनता है वो है आपका कि अमेरिकी संचार आयोग ने क्या किया है? चीन के हुआवे और ZTE, जो ध्यान रखिएगा, इन कंपनियों के जो चीजें बिक्री होती है, जो आयात होते हैं, उन पर क्या किया है? पाबंदी लगाई है, रोक लगा दी है। बस इतना ही आपको याद रखना है, परीक्षा के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर ले। फटाफट तेजी से अपने साथियों को जोड़ लीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपका जो लक्ष्य है वो पूरा हो। एक ढेर सारी संख्या में विद्यार्थी जब देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सारे विद्यार्थियों, सपने सिर्फ आप नहीं देखते, सपने हम लोग ही देखते हैं। तिनका तिनका समेटना पड़ता है, तब जाकर के जीवन में ज्ञान का भंडार इकट्ठा होता है। तो हम सबको तिनका तिनका समेटना है, डेली समेटना है, हर पल समेटना है, अच्छी भावना समेटना है। आइए, फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे तीसरी खबर पर। भारतीय नौसेना की ताकत में और ज्यादा इजाफा हुआ है। चेन्नई के कट्टुपल्ली में, ध्यान रखिएगा, चेन्नई के कट्टुपल्ली में क्या हो रहा है? दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लाइंग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल M.A. हम्पी होली की उपस्थिति में सर्वे बैसल इच्छक को लॉन्च किया गया है। भारतीय नौसेना के लिए बनाए गए 4 बड़े सर्वेक्षण पोत के प्रोजेक्ट के तीसरे पोत इच्छक की लॉन्चिंग मील का एक पत्थर साबित होगी। सर्वे वेसल्स इच्छक के नौसेना में शामिल होने के बाद समुद्री सुरक्षा की निगरानी में काफी मदद मिलेगी और साथ ही नौसेना की ताकत बढ़ाने वाला यह जहाज रक्षा तैयारियों को और मजबूती प्रदान करेगा। तो ये नाम आपको याद रखना है, इच्छक। ये क्या है? ये जो है हमारा एक सर्वे वेसल है, एक निगरानी के लिए, सर्वेक्षण के लिए हमारा पोत है। ये ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या करेगा? ये हमारी जो है समुद्री निगरानी को, समुद्री जो सुरक्षा है हमारी, उसकी निगरानी में मदद करेगा और साथ ही साथ नौसेना की ताकत को बढ़ाने वाला जहाज होगा ये। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए एक सुखद खबर है। कहां से हुआ है? चेन्नई के कट्टुपल्ली में, ये याद रखिएगा। ठीक है, आइए अगली महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। और अगली महत्वपूर्ण खबर क्या है? चौथे नंबर पर ध्यान देंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के
मंडप ने 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 में यह पुरस्कार जीता है। व्यापार मेले में स्वास्थ्य मंडप सबसे लोकप्रिय मंडपों में से एक था। इसने 37,889 स्क्रीनिंग, जांच, परामर्श और प्रशिक्षण आयोजित किए। लगभग 5,530 आगंतुकों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण काउंटर का दौरा किया और 1,110 आगंतुकों को उनके आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता कार्ड मिले। देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 में पुरस्कार जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट खबर इसलिए है क्योंकि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कार्रवाई हो रही है और इस दौरान जो है इतनी जांच हुई, इतनी स्क्रीनिंग किए गए, इतने परामर्श दिए गए और इस संदर्भ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मंडप को जो है सम्मानित किया गया। ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जानकारी होना चाहिए, इस उद्देश्य से चीजों को पढ़ना है। अगली महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम को झटका देते हुए पेमेंट एग्रीगेटर के लिए फिर से आवेदन करने का निर्देश दिया है। आरबीआई ने क्या किया है? पेटीएम जानते ही हैं, पेमेंट के संदर्भ में आजकल एक डिजिटल पेमेंट में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पेमेंट एग्रीगेटर के लिए फिर से आवेदन करने के लिए निर्देश दिया है। आरबीआई ने पेटीएम को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए 120 दिनों का समय दिया है। ऐसे क्वेश्चन बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आईबीपीएस और बैंकिंग के जो एग्जाम होते हैं उनके लिए। डिजिटल पेमेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन ने दिसंबर, ध्यान दीजिएगा, डिजिटल पेमेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन ने दिसंबर 2020 में पेमेंट एग्रीगेटर सर्विस के लिए आरबीआई के सामने प्रस्ताव रखा था, लेकिन रिजर्व बैंक ने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था। इस पॉइंट को ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको। तो यहां से 120 दिन का समय दिया गया है पेटीएम को, ये ध्यान रखेंगे आरबीआई के माध्यम से। चलिए, अगली महत्वपूर्ण बात क्या है? सरकार ने विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल 30 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दिया है। उन्होंने 1 मई 2022 का कार्यभार संभाला था। वह 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त होने वाले थे। श्री श्रृंखला अब 2023 में भारत में होने वाले आगामी G20 शिखर सम्मेलन के मुख्य समन्वयक के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो सरकार ने विदेश सचिव के संदर्भ में कहा कि विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और इस माध्यम से चीजें आपके सामने आ रही हैं। तो विनय मोहन क्वात्रा जो है, आगे चीजें उनके कार्यकाल बढ़ाने से समय बढ़ गया है और श्री श्रृंखला 2023 में भारत में होने वाले आगामी G20 के समन्वयक होंगे। एक क्वेश्चन यहां से आपका बनता है और एक क्वेश्चन यहां बनता है कि कार्यकाल किसका बढ़ा दिया गया है। तो 2 पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे तो बेहतर रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगली महत्वपूर्ण खबर क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2022 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस में सम्मानित किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को पहले 2010 में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार में सम्मानजनक उल्लेख मिला था। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को सांस्कृतिक विरासत और संरक्षण के लिए यूनेस्को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि यूनेस्को पुरस्कार से कौन सम्मानित किया गया है? तो आपको इनका नाम याद रखना पड़ेगा इस संग्रहालय का, कि छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। ठीक है,
प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ये बात आप तक जा सके, आपके साथियों तक जा सके। और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है, प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इसमें जुड़ सकें। आइए अगली महत्वपूर्ण घटनाक्रम में ध्यान देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन का प्रस्ताव दिया था। इस विधेयक को संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। इसमें जीवन के लगभग हर क्षेत्र जैसे कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, मतदाता सूची में नाम, केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों में नियुक्ति, ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट जारी करने इत्यादि के लिए जन्म प्रमाण पत्र की अनिवार्य दस्तावेज बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। तो देखिए, ये गृह मंत्रालय ने इस संदर्भ में जो वार्तालाप किया कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, इसने में संशोधन करना है। 1969 में क्या करना है? संशोधन करना है। तो ये इसे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा, ऐसा कहा गया। तो देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो जन्म और मृत्यु का सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, इसकी भूमिका को बढ़ाया जा रहा है। इसी बात को कहा गया कि इसे, इस प्रमाण पत्र को अनिवार्य दस्तावेज बनाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। इट विल बी एन एसेंशियल डॉक्यूमेंट। जैसे अभी इस समय ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, इन सभी चीजों को हम लोग मानते हैं, उसी क्रम में इसके बारे में कहा जा रहा है। अगली महत्वपूर्ण खबर पर ध्यान दीजिए। भारतीय मुक्केबाज विश्वनाथ सुरेश वंशज और देविका घोरपड़े ने ला लुसिया, स्पेन में IBA युवा पुरुष और महिला विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीते हैं। चेन्नई के विश्वनाथ सुरेश ने पुरुषों में 48 किलोग्राम फाइनल में फिलीपींस के रोनाल्ड सोयोम को हराकर अपना स्वर्ण पदक जीता है। तो ये मुक्केबाजी के संदर्भ में था कि विश्वनाथ सुरेश वंशज और देविका घोरपड़े, इनको ध्यान रखना है। और यहाँ पर बात हो रही थी कि चेन्नई के विश्वनाथ ने सुरेश को पुरुष में 48 किलोग्राम में और फिलीपींस के रोनाल्ड सोयोम को हराकर अपना स्वर्ण पदक जीता है। तो नाम याद रखने लायक है आपको, विश्वनाथ। मुक्केबाजी के क्षेत्र में याद रखने की जरूरत है, क्वेश्चन बन सकते हैं, तैयार रहना है। प्यारे विद्यार्थियों, अब आपके सामने एक खबर आ गई है जो अति महत्वपूर्ण है। आज के समाचार पत्र में इसका उल्लेख है। और खबर क्या है? खबर यह है कि 14,000 डॉक्टर, पैरामेडिकल और 35,000 सिपाही भर्ती होंगे। इसमें क्या कहा जा रहा है कि नागरिक पुलिस में 26,000 कांस्टेबल बनेंगे। 26,000 नए साल में प्रदेश में नागरिक पुलिस व PSC में कमांड कांस्टेबल तथा फायरमैन के 35,757 पदों पर भर्ती होगी। कब कहा जा रहा है? नए साल में। तो उम्मीद है कि ये जनवरी लास्ट तक ये भर्ती आ जाएगी। और ये बहुत लंबी उम्मीद थी, विद्यार्थियों की बहुत ज्यादा से इच्छा थी कि भर्ती आ जाए, भर्ती आ जाए, और उसी क्रम में भर्ती आपके सामने आ रही है। तो जो विद्यार्थी जिसकी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी बनाए रखें। जैसे SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी को बनाए रखें। यही सारी चीजें वहां पर भी आनी, कुछ नया नहीं आने वाला है। यही प्रारूप है, यही बातें हैं। अगर आप तैयारी करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप कब सफल हो जाएंगे पता नहीं है, लेकिन सफल जरूर होंगे। ये कहा जाता है तैयारी अच्छी हो जाने पर परिणाम शीघ्र आते हैं, और अगर तैयारी में विलंब होता है तो फिर चीजें उसी क्रम में आगे बढ़ती चली जाती है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। आप लोगों के हर्ष को और उम्मीदों को बढ़ाने वाली खबर है। तो निश्चित रूप से तैयारी बने रहें, और तैयारी में जब बने रहेंगे तो परिणाम सकारात्मक आएगा। तो आज यही महत्वपूर्ण बातों के साथ में सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इन विषयों पर अध्ययन किया, पढ़ा और हमारी बातों को शेयर किया। निश्चित रूप से परीक्षाएं आपके निरंतर त्याग को मांगती हैं, परीक्षाएं आपके संघर्ष को मांगती हैं, परीक्षाएं आपसे समय मांगती हैं। तो अगर आपने सब कुछ किया है तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, परिणाम सकारात्मक होंगे। ऐसी ही तमाम उम्मीदों के साथ अनंत शुभकामनाएं। ईश्वर आपका दिन, आपका जीवन, आपकी
समस्याओं का समाधान करे, सब खुशियां लेकर आए। माता पिता का आशीर्वाद बना रहे, तैयारी करते रहें। जय हिंद।